नमस्कार सभी को। मैं संतोष राय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सामने आपको एक मॉडल दिख रहा होगा जिसमें कई सारे एनिमल्स, फिश, मेंढक और याक, ऊँट सब लगे हुए दिख रहे होंगे। तो हमारे जो बेसिक के बच्चों की, जो हमारे परिषदीय विद्यालयों के बच्चों की जो पर्यावरण की बुक है, तो उसमें क्लास थर्ड में इस तरह का एक चैप्टर दिया हुआ है। और यही चैप्टर थोड़े से ब्रॉड लेवल में फोर्थ में है और उसके बाद फिफ्थ में है। तो ये जो हमारा टीएलएम है, ये मेरे ख्याल से तीनों क्लास के लिए बहुत ही क्या कहते हैं, प्रयोग में आने वाला है और बहुत ही लाभकारी है। तो चूँकि पाठ का नाम था जीव जंतुओं में अनुकूलन, कि कैसे जीव जंतु जो होते हैं उनको कैसा बनाया गया है कि वो जहाँ पे रह रहे हैं उसके अनुकूल वो हो सके। तो इसको माइंड में रख कर के मैंने ये एक मॉडल तैयार किया था। तैयार किए हुए तो काफ़ी महीना भर हो गया, लेकिन मैं इसकी वीडियो बना नहीं पाई थी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको एक एक करके डिटेल की कैसे हम बच्चों को इससे अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं स्थलीय जीव। ये देखिए, ये स्थलीय अनुकूलन। स्थलीय अनुकूलन के लिए मैंने ग्रीन कलर की ग्रास दिखा दी है। उसके बाद यहाँ पे ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये शेर है, ये हाथी है। तो जितने जानवर इसमें, जानवर तो बहुत सारे होते हैं, तो जितने जानवर आ सके उतने जानवर मैंने स्थलीय अनुकूलन में लगा दिए। और फिर बच्चों को डिफ्रेंशिएट करके बताया कि बच्चों, ये जो तारे होते हैं हमारे पेट्स होते हैं और ये सब हमारे जंगली जानवर होते हैं। फिर कुछ और उदाहरण उनको देते हैं और इसको क्या कहते हैं, जंगली जानवर और पालतू जानवरों में डिवाइड भी कर लेते हैं। तो इस तरह से ये दिखाया है कि स्थल पर रहने के लिए उनके अंदर क्या क्या अनुकूलन होते हैं। ज़मीन पे चलने के लिए उनके पास 4 पैर होते हैं। तो इस तरह से ये मैंने स्थलीय अनुकूलन दिखाया है। उसके बाद आते हैं हम जलीय अनुकूलन। अब जलीय अनुकूलन में आप देख रहे होंगे कि 2 फिश बनी हैं, पानी की लहरें बनी हैं, मेंढक भी बना है, और वैसे तो कछुआ, मगरमच्छ, काफ़ी चीज़ें हैं, पर हर चीज़ को समेटना उतना संभव नहीं है। तो ये मैंने दिखाया है। जलीय अनुकूलन में बच्चों को बताया था कि धारा रेखित क्या कहते हैं, इनकी बॉडी होती है ताकि पानी को चीरते हुए ये निकल जाएं। लंग्स की जगह इनके पास गिल्स होते हैं। ये सब कुछ मैं बच्चों को बता चुकी हूँ और इस मॉडल की वजह के साथ भी बता चुकी हूँ। और फ्रॉग मैंने बना दिया है, पर चूँकि ये जल में भी रहता है, थल में भी रहता है, तो इसको भी अभी मैंने डिस्क्राइब किया है आगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जलीय अनुकूलन में मेन चीज़ में बच्चों के दिमाग में जो चीज़ मेन उनके माइंड में क्लिक करती है वो होती है फ़िश। तो मैंने यहाँ पे फ़िश बना दी है। इसके बाद हम आते हैं वायवीय अनुकूलन। वायवीय अनुकूलन में जैसा कि जानते हैं, हमने बच्चों को बताया रखा है कि बच्चों जो चिड़िया जो उड़ती है वो वायवीय क्यों उड़ पाती है, उनके अंदर ऐसा क्या होता है कि वो उड़ पाती हैं। तो उसके लिए उनके अंदर क्या अनुकूलन होते हैं वो हमने बच्चों को बताया। और जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी फिर से देखेंगे और इसको समझेंगे। तो ये एक बादल लगा दिया है। बादल लगाने का मतलब कि ये आसमान है और नीला ही इसको दिया है मैंने। यहाँ भी आपने देखा होगा क्योंकि वाटर में मैंने नीला इसका पोर्शन बनाया है और जबकि जंगल में मैंने इसको ग्रीन कर दिया है। तो बच्चों को ये बताया है कि जो चिड़िया होती हैं उनका शरीर, जो बॉडी होती है वो भी धारा रेखित होती है, मतलब आगे से नुकीला होता है। और इनकी बॉडी बहुत हल्की होती है क्योंकि इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं। उनके अंदर अस्थि मज्जा जो होता है वो भरा नहीं होता है। अस्थि मज्जा बच्चे नहीं जानते, सिर्फ इतना बताया कि उनकी हड्डियाँ जो होती हैं वो खोखली होती हैं। तो ये है इनका वायवीय अनुकूलन। तो इस तरीके से ये उड़ सकती है क्योंकि क्लास थर्ड के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, सेकंड से आए होते हैं, तो इतनी डिटेल उनको बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन जब यही चीज़ हम फोर्थ में लेके जाते हैं तो थोड़ा डिटेल करते हैं, और जब फिफ्थ में लेके जाते हैं तो उसको और डिटेल करते हैं। इसी के अनुरूप आता है कि जब बच्चों से पूछा कि बच्चों मरुस्थल पे या क्या कहते हैं डेजर्ट पे या रेत पे कौन सा जानवर चलता है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है ऊँट। तो ये बच्चों को इसीलिए मैंने ऊँट का चित्र बनाया है। और बाकी तो बहुत सारे जानवर होते हैं, गो होता है, छिपकली होती है बड़ी बड़ी, और क्या कहते हैं कई तरह के मरुस्थलीय अनुकूलन जानवर होते हैं, अनुकूलन होता है उनमें। तो ऊँट के बारे में मैंने बच्चों को विशेषतः ये बताया है कि बच्चों, जो ऊँट का कोबड़ होता है उसमें उसका भोजन वसा के रूप में जमा होता है
और ऊँट के पेट में एक ऐसी थैली होती है जिसमें पानी भरा रहता है, जिससे वह महीनों बिना पानी के रेत पर चल सकता है। और इसीलिए डेज़र्ट में और मरुस्थल में रहने वाले लोग ऊँट को साधन के रूप में, परिवहन साधन के रूप में यूज़ करते हैं। और जब ऊँट को भूख लगती है तो वो अपना इस फैट को, जो यहाँ ये फैट जमा है, उसको भोजन के रूप में यूज़ करता है। तो ये उसका मरुस्थलीय अनुकूलन है। तो आप अगर दूसरे जानवर से कंपेयर करेंगे तो, और अगर आप चाहें देखेंगे कि वो अगर यहाँ पे आके रहते हैं डेज़र्ट में, तो वो यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। और इसलिए डेज़र्ट की ये जो ज़मीन है, मैंने इसको येलो किया है और थोड़ा सा डस्टी येलो कलर है ताकि वो थोड़ा सा मरुस्थल जैसा लगे। इसके बाद आते हैं हम पर्वतीय अनुकूलन। अब पर्वत में रहने वाले बहुत सारे हमारे जानवर होते हैं, और चूँकि हम लोग तो कुछ बच्चे भी हमारे पर्वत शिमला, कुल्लू, मनाली, नैनीताल घूम के आ चुके हैं, और चूँकि हम लोग भी गए हैं, तो पर्वतीय अनुकूलन में मेन हमारे सामने आता है याक। तो बच्चों, याक में आपको क्या क्या चीज़ें दिखती हैं? तो बच्चे बताते हैं कि उसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो यस, उसके बाल बड़े बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि वो उसे सर्दी से बचा सके, और इसको इस तरह से अनुकूल किया गया है कि ये पहाड़ों पर भी चढ़ पाता है, वहाँ पे ये सवारी का काम करता है, सामान ढोने का काम करता है। और एक बादल का टुकड़ा भी मैंने लगा दिया है। बाकी ये पूरा हमारा पहाड़ है जिस पे ये याक खड़ा है, और ये बर्फ़ को झेलने में, बर्फीली चीज़ों को झेलने में आसान रहता है। बर्फ़ गिरती है तो चूँकि इसके इतने बाल होते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा बालों का गुच्छा, ये सब इसके बाल होते हैं। वाइट कलर से मैंने इसको ये दर्शाया है कि ये इसके बाल है वाइट कलर के, जो कि जिस पे कि बर्फ़ पड़ी हुई है। और फिर वहाँ की बकरियाँ, वहाँ की डॉगी सब बहुत झबरीले होते हैं, सबके बाल बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। भेड़ें जो होती हैं उनके बाल बहुत घने होते हैं, और ये आप लोगों ने भी एज ए टीचर देखा होगा, और बच्चों ने अगर नहीं देखा तो बच्चों को हम चित्र के माध्यम से ये मॉडल बना के दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जीव जंतुओं में अनुकूलन के अंतर्गत मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ 1 2 3 4 5 चीज़ें मैंने आपको दिखाई। तो जलीय अनुकूलन, स्थलीय अनुकूलन, मरुस्थलीय अनुकूलन, और पर्वतीय अनुकूलन, और वायव्य अनुकूलन। अब उसके बाद आता है हमारा घास में रहने वाले। ये मैंने डिब्बे से बाहर जगह बची थी तो यहाँ पे मैंने घास में रहने वाले तो बहुत जंतु हैं। टिड्डा है, खरगोश है, बकरी भी घास पे डिपेंड होती हैं, और क्या कहते हैं, कई सारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो घास पे रहते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे खरगोश बनाया है और नाम नहीं दिया ताकि बच्चे खुद से पहचानें। तो ये मैंने यहाँ पे ये घास बना दी है, और ये घास में रहने वाला हमारा जानवर जो घास पे रहता है, घास खाता है, और उसके लिए वो उस पे रहने के लिए वो अनुकूल है। और इसके बाद ये मैंने अभी आपको बात की थी मेंढक की। तो मेंढक को मैंने यहाँ पे नाम दिया है उभयचर। उभय मतलब दोनों, और चर मतलब रहने वाले। तो उभयचर मतलब मेंढक जो होता है वो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। तो वो अपने अंडे चूँकि पानी में देता है, और वो क्या कहते हैं, जो उसके बच्चे होते हैं वो बिल्कुल फ़िश की तरह लगते हैं, और फिर धीरे धीरे वो टैडपोल बन जाते हैं। और ये जो मेंढक है हमारा कभी ज़मीन पे भी आ जाता है, वहाँ पे भी कीड़े मकोड़े खाता है, और पानी में भी चला जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं उभयचर। तो ये मेरा एक मॉडल है जो पूरा होल डिस्क्रिप्शन बच्चों को दिखाता है। ये देखिए, और इससे मैंने बनाया था, पेपर से पैक करके रख दिया था। अब मैं इसे पन्नी से पैक करके रख दूँगी ताकि ये लंबे समय तक चले, और अगले साल जो बच्चे हमारे आए उनको काम आए, फिर उसके अगले साल जो बच्चे आए उनके काम आए। क्योंकि मॉडल बनाने में या कुछ भी ऐसा क्रिएटिव करने में टाइम बहुत लगता है, और हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, फिर भी हम टाइम निकाल के बच्चों के लिए चीज़ें बनाते हैं। तो देखिए, बुक दिखाना तो बहुत आसान होता है, बुक से चीज़ें समझा देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब तक हम अपने हाथों से कोई चीज़ बना करके एक मॉडल के रूप में बच्चों के पास ले जाते हैं तो वो उनके मन मस्तिष्क में बहुत ही समय तक अंकित रहती है, और बच्चे उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये मेरा एक प्रयास है बच्चों को ये समझाने का। तो संतोष राय, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय अमेठी, उर्दू।
और जैसा कि सोशल मीडिया का ज़माना है तो मैं इसकी वीडियो क्या कहते हैं फेसबुक पे भी डालूँगी और यूट्यूब पे भी डालूँगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक इससे लाभान्वित हो सकें, इससे कुछ आइडिया ले सकें और इससे कुछ अच्छा और बेहतर नवाचार कर सकें। क्योंकि हम लोग तो बहुत नवाचार करते हैं। मेरी तो ये कोशिश है कि पर्यावरण में जितने भी पार्ट हैं सबके ऊपर मैं कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊं और हर पार्ट का वीडियो ले करके, हर पार्ट का मॉडल ले करके मैं बच्चों को पढ़ाऊं। तो जैसा कि अभी आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल देखा होगा तो मैंने मेला पार्ट पे भी पढ़ाया था, और कल जो मैंने मॉडल बनाया था ट्रांसपरेशन पे, उसके व्यूज़ बहुत अच्छे आए और बहुत लोगों ने उसको देखा। मुझे व्यूज़ बढ़ाने या इन सब की कोई इतनी लालसा नहीं है, लेकिन लालसा एक ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुँचे, क्योंकि मैंने भी किसी से आइडिया लिया है तो आप भी आइडिया लें और बच्चों को नई से नई चीज़ें ले करके उन तक पहुँचाएँ। तो आशा है आपको मेरा ये कार्य, मेरा ये जो भी मॉडल है, जैसा भी है, सुंदर, प्यारा, टिकाऊ और जैसी मेरी आर्ट है उससे मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। तो आप सभी को आशा है बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और लाइक करें और देखें, और नहीं बना सकते हैं तो ये वीडियो बच्चों को दिखाएं और बच्चों को समझाएं कि कैसे 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 जो भी इस दुनिया में जीव जंतु या हम लोग जो रह रहे हैं, जीवन यापन कर पा रहे हैं, तो कैसे हमें उसके अनुकूल सृष्टि ने बनाया है, भगवान ने बनाया है उसके अनुकूल, ताकि हम आसानी से अपना शिकार, अपना खाना पीना ढूंढ सके उस माहौल में रहकर। और जब कोई चीज़ अपने हाथ से बनी होती है तो वो मतलब मैं सच में एक जेन्युइन फीलिंग बता रही हूँ कि वो इतनी अच्छी लगती है। पता नहीं दूसरों को अच्छी लगती है लेकिन खुद को इतनी प्यारी लगती है और उससे इतना लगाव हो जाता है, क्योंकि बहुत ही विचारों को मन में रख कर के हम उस चीज़ को डेवलप करते हैं कि हम अपने बच्चों को इस तरह से देंगे। ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे देखें, अपने बच्चों को दिखाएं। तो सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, और आगे मिलती हूँ अपने किसी नए क्रिएटिव टेलम के साथ। धन्यवाद।